नमस्ते। आज हम आरएमएन न्यूज के एक हालिया लेख पर बात कर रहे हैं। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान पर दिए गए बयानों, हाल के तनाव और भारत में चुनावी धांधली के जो आरोप लग रहे हैं उनके बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, ये लेख शुरू होता है गुजरात की एक रैली से, जहां प्रधानमंत्री ने लेख के अनुसार पाकिस्तान को एक चेतावनी दी और फिर ये कई अलग अलग दिशाओं में जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, फिर घरेलू सुरक्षा और आखिर में चुनाव। देखते हैं ये कैसे इन सबको जोड़ता है। बिल्कुल। तो शुरुआत में 26 मई की भुज रैली का जिक्र है। लेख कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां कहा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। काफी तीखा बयान लगता है ये। हाँ बिल्कुल। और यहीं से लेख अपनी बात आगे बढ़ाता है कि देखिए, प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आईएमएफ हो गया या एफएटीएफ। हाँ, एफएटीएफ जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह देखती है जी, या फिर अमेरिका और यूरोपियन देश। लेख कहता है कि इन जगहों से मोदी के दावों को वैसा समर्थन नहीं मिलता जैसा शायद अपेक्षित हो। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी बताई जा रही है। लेकिन फिर लेख देश के अंदर की घटनाओं पर भी आता है ना। वो 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला। सही। पहलगाम आतंकी हमला जिसमें 26 भारतीय मारे गए थे। और लेख यहाँ एक सवाल उठाता है। क्या सवाल? सवाल ये कि इस हमले के बाद, मतलब जो घरेलू हमला था, उसके दोषियों को पकड़ने पर फोकस करने के बजाय ध्यान पाकिस्तान के साथ हुए एक छोटे से संघर्ष पर क्यों चला गया। लेख उसे ऑपरेशन सिंदूर कहता है। ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में लेख में ज्यादा जानकारी है? नहीं, ज्यादा ब्यौरा तो नहीं है, पर लेख ये दावा करता है कि उस कथित संघर्ष में पाकिस्तानी सेना का पड़ला भारी रहा। तो लेख का इशारा ये है कि घरेलू नाकामी से ध्यान हटाने के लिए शायद इसे तूल दिया गया। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी है या सीमा पर तनाव है, क्या ये एक तरह से ध्यान भटकाने का तरीका हो सकता है? लेख का मुख्य तर्क, कोर आर्ग्यूमेंट यही है। उसका कहना है कि जो भाजपा की चुनावी जीत है वो सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से नहीं है। तो फिर लेख कहता है कि इसका बड़ा कारण है कथित चुनावी धोखाधड़ी, वो भी बड़े पैमाने पर। चुनावी धोखाधड़ी मतलब किस तरह के धोखाधड़ी के आरोप लगा रहा है लेख? कई तरह के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, उनमें छेड़छाड़, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोटरों को डराना धमकाना, रिश्वत देना, ये सब बातें। अरे, और लेख ये भी कहता है कि इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत है। हाँ, लेख सीधा भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई पर मिलीभगत का इल्जाम लगाता है। ये बहुत बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। तो लेख के अनुसार जीत का असली कारण ये कथित धांधली है, न कि वो जैसे हम आमतौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल। लेख का कहना है कि ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण वाली बात है वो एक तरह का पर्दा है। असल मुद्दे यानी ये कथित चुनावी गड़बड़ियां, उनसे ध्यान हटाने के लिए। और विपक्ष का क्या, मतलब कांग्रेस पार्टी, उनके बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, लेख उन्हें और उनके नेता राहुल गांधी को अप्रभावी बताता है। कहता है कि वो इसका ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ विपक्षी नहीं, शायद न्यायपालिका और नौकरशाही पर भी सवाल हैं। जी हाँ, उन्हें भ्रष्ट और सहयोगी तक कहा गया है। लेख का आरोप है कि वो सरकार या उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जज लोया की मौत का भी जिक्र है, जिसे लेख रहस्यमयी बताता है। और चीन वाला मुद्दा भी है ना। लद्दाख में जमीन पर कथित कब्जे का आरोप और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। पाकिस्तान को लेकर इतना आक्रामक रुख, लेकिन चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय जमीन पर कथित कब्जे के मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? ये विरोधाभास लेख के तर्क के लिए काफी अहम है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस लेख को देखें तो ये एक बहुत ही, कह सकते हैं कि निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, धार्मिक तनाव। हाँ, और इन सबके बीच लेख के अनुसार कोई मजबूत विपक्ष भी नहीं है जो इन मुद्दों को उठा सके या सरकार को चुनौती दे सके। तो संक्षेप में कहें तो ये आरएमएन न्यूज का लेख प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान नीति को चुनावी लाभ और कथित चुनावी धांधली से ध्यान हटाने की एक रणनीति के तौर पर पेश कर रहा है। सही कहा। और साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी, घरेलू मुद्दों की अनदेखी और विपक्ष व संस्थाओं की कथित कमजोरी पर भी जोर देता है। ये भारत की जो मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है उस पर एक बहुत ही आलोचनात्मक नजरिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है, सोचने के लिए एक बात है शायद। क्या?
कि अगर मान लीजिए, जैसा ये लेख आरोप लगा रहा है, किसी देश की चुनावी प्रक्रिया और उसकी संस्थाएं वाकई इस हद तक कमजोर हो जाएं, तो फिर बाहरी दुनिया या उस देश के नागरिक खुद सच्चाई का पता कैसे लगा सकते हैं? मतलब तथ्यों को निष्पक्ष रूप से कैसे जांचा जा सकता है? किस पर भरोसा करें? ये एक मुश्किल सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जानकारी के स्रोत और उनकी विश्वसनीयता का सवाल बहुत अहम हो जाता है ऐसी स्थिति में।